हेलो मेरे सभी प्रिय प्रतियोगी विद्यार्थियों। हम आपके लिए लाए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो पर्यावरण संबंधी हैं। इनसे पर्यावरण से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम 4 से 5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ज़रूर तैयार करें। हेलो नमस्कार मेरे प्रिय प्रतियोगी विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्यावरण संबंधी 4 से 5 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपके लिए पर्यावरण पर आधारित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं, जिसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति उपयोगी साबित होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। पर्यावरण संबंधी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, 5 जून 1972। 5 जून 1972 को से विश्व पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट हुआ था। इसको हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता यानी पेड़ पौधे सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य द्वारा जो पृथ्वी पर ऊर्जा आती है, तो पेड़ पौधों द्वारा उसको कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है? तो बताइए। इसका राइट ऑप्शन है लगभग 1%। लगभग 1%। तो चलिए हमारा तीसरा प्रश्न, प्राथमिक उपभोक्ता खाए गए भोजन का लगभग कितने प्रतिशत भाग जैव मात्रा में बदल पाते हैं? वहाँ पर जैव हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैव मात्रा है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है लगभग 10%। तो प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी जंतु आते हैं इसमें खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत। वो पेड़ पौधों द्वारा सौर ऊर्जा के 1% में से लगभग 10%, यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं सौर ऊर्जा का 0.1% भाग ही जैव मात्रा में बदल पाते हैं। ऐसे ही 10% होता जाता है। जैसे द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं, जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, तो उसमें भी उसका जो रहेगा 10% हो जाएगा, यानी सौर ऊर्जा का कितना हो जाएगा? 0.001%। ऐसे घटता चला जाता है। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओजोन परत का निर्माण ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से होता है? तो आप सभी इसका जवाब देंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 परमाणुओं द्वारा। आप जानते होंगे कि ओजोन का सूत्र O3 होता है, रासायनिक सूत्र।
चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस का नाम क्या है? चलिए इसका राइट ऑप्शन बताइए और कमेंट भी कर दीजिएगा। यदि आपको जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं उसका कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा यदि आपको मालूम हो। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। इसका राइट ऑप्शन यही है। हमारा छठा क्वेश्चन, CFC गैस किस से उत्सर्जित होती है? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, एयर कंडीशनर यानी AC और अग्निशमन जो होता है यूज करते हैं, इन तीनों में ही CFC गैस उत्सर्जित करते हैं। लेकिन हालांकि अब इसमें क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसमें CFC की मात्रा बहुत कम अब उत्सर्जित की जाती है, क्योंकि इस पर पर्यावरण संबंधी कायदे कानून लगा दिए गए हैं। 7वां क्वेश्चन, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जारी हुआ? चलिए बताइए। अच्छा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जितने भी सम्मेलन अधिनियम वगैरह जारी हुए हैं इनसे ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, और सन वगैरह ईस्वी याद रखना बहुत कठिन होता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको सीरियल वाइज इसको लिख लेंगे कॉपी पे। सीरियल वाइज मानिए सन से एकदम सीरियल वाइज लिख लेंगे, उससे आपको हमेशा याद रहेगा। क्योंकि वैसे आगे पीछे करके याद करेंगे तो आप भूल सकते हैं, लेकिन सीरियल से याद करेंगे तो आपको याद रहेगा और एग्ज़ाम पीरियड में प्रेशर में भी आप इसको भूलेंगे नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1972। हमारा आठवां क्वेश्चन है, भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब जारी हुआ? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, B एवं C दोनों, यानी 1974 ईस्वी और 1977 ईस्वी दोनों में 2 बार ये जारी हुआ था। हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब जारी हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1980 ईस्वी। हमारा 10वां क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? ये सभी भारत के संदर्भ में है क्वेश्चन सीरियल से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1981। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब जारी हुआ? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1986। एक देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये था 7वां क्वेश्चन, और इसके बाद हमारा क्या कहते हैं ये 9 और क्या हमारा ये 11वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अधिकतर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम पीरियड में। चलिए हमारा 12वां क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम एवं
राष्ट्रीय जल नीति कब किस वर्ष लागू हुई? तो दोनों ही एक ही वर्ष में लागू हुई थी, ये याद रखेंगे आप। इसका राइट ऑप्शन है 2002, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 13वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब लागू हुई थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2004। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में वन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2006। अब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यानी विश्व स्तर पे सभी सम्मेलन की चर्चा की गई है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, यानी कि भारत के संदर्भ में आप उनको याद कर लेंगे जो ऊपर पूछे गए हैं क्वेश्चन, और विश्व यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनको तैयार कर लेंगे। तो हमारा 15वां क्वेश्चन है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया था? आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 से शुरू हुआ था। तो ये किस सम्मेलन से शुरू हुआ था, इसको आप ध्यान देंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्टार्ट हुआ था ऑप्शन नंबर बी स्टॉकहोम सम्मेलन। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहीं पे इसका सम्मेलन किया गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको हर वर्ष 5 जून को मनाने का निर्णय किया था 1972 से। हमारा 16वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? यानी UNEP, इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट। तो इसका मुख्यालय आपका है ऑप्शन नंबर ए नैरोबी, ये केनिया की राजधानी है। ओके। हमारा 17वां क्वेश्चन, हेलसिंकी सम्मेलन फिनलैंड, ये फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, 1974 ईस्वी का विषय क्या था? यानी इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण विषय क्या था जिस पे ये सम्मेलन किया गया था? तो इसका मुख्य सम्मेलन का उद्देश्य था समुद्री पर्यावरण की रक्षा, ऑप्शन नंबर सी समुद्री पर्यावरण की रक्षा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, 1975 ईस्वी में लंदन सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी समुद्री कचरे का निस्तारण। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वियना सम्मेलन क्रमशः कब सहमति बनी एवं कब लागू हुआ? यानी वियना आप कमेंट में लिख के बताइएगा कहाँ की राजधानी है वियना। तो इसका सही आंसर है 1900, ए ऑप्शन है 1985 ईस्वी में सहमति बनी और इसको लागू 1988 ईस्वी में किया गया था। 20वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, वियना सम्मेलन का विषय क्या था? इसका सही आंसर है
ओजोन परत का संरक्षण। और सभी आप लोग जानते हैं ओजोन परत हमारी सूर्य की परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। यदि वो ना हो तो सभी जीव जंतु त्वचा कैंसर से मारे जाएंगे और सभी यहाँ पे पेड़ पौधे सूख जाएंगे और पृथ्वी पे वायुमंडल खत्म हो जाएगा, जिससे यहाँ पे जीवन समाप्त हो जाएगा और ये मंगल ग्रह की भांति हो जाएगा। किस ग्रह की भांति हो जाएगा? मंगल ग्रह, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल बहुत ही हल्का पाया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए 21वां क्वेश्चन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सन 1987 ईस्वी में किस बात पर सहमति बनी थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस सन में हुआ था? 1987 ईस्वी में। तो इस पर किस बात पर सहमति बनी थी? तो इसका राइट ऑप्शन है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के नियंत्रण के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ओजोन परत को आप पहले पढ़ चुके हैं। नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं? CFC होता है, जो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और अग्निशामक और परफ्यूम वगैरह में भी यूज किया जाता है। ठीक, आगे चलिए। ओजोन परत दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अधिकतर ये जरूर पूछा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर। 23वां क्वेश्चन। विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल किसे माना जाता है? तो अभी तक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जितने भी सम्मेलन प्रोटोकॉल हुए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा सफलता विश्व स्तर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस पे मिली है? तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। समझ रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत नहीं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ यानी CFC के संदर्भ में था। और आपको पहले भी हम बताया था कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर वगैरह में CFC की मात्रा बहुत कम हो गई है या खत्म लगभग हो गई है, इसलिए इसको सबसे सफल माना जाता है। चलिए 24वां। टोरंटो सम्मेलन सन 1988 ईस्वी का मुख्य विषय किसे रखा गया? 24वां क्वेश्चन है हमारा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। ग्रीन हाउस गैसें बहुत सी होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मेन होती है, उसके अलावा मीथेन, जल वाष्प और सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है शायद। चलिए आगे 25वां क्वेश्चन। रियो सम्मेलन अथवा पृथ्वी सम्मेलन किस नाम से जानते हैं? रियो सम्मेलन का एक वैसे भी पृथ्वी सम्मेलन इसको कहते हैं, और इसको लेकिन किस नाम से प्रचलित है यानी किस नाम से फेमस है इसको? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अधिकतर हाई लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एजेंडा 21 या 21। क्योटो प्रोटोकॉल सन 1997 ईस्वी का मुख्य विषय क्या था? चलिए बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन को रोकना।
अच्छा, यहाँ आप एक ध्यान देंगे, ये इंग्लिश का क्या कहते हैं, वो है वर्ड है ग्लोबल वार्मिंग। इसको हिंदी में विश्व उष्मणन कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व उष्णन। तो हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए हिंदी का वो दे दे, तो आज कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका सही ऑप्शन लगाएंगे। क्योटो सभी जानते हैं जापान में स्थित है, और ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में इसका सम्मेलन हुआ था। तो इसका मुख्य विषय बता दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। माफ़ कीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, मतलब इसको जलवायु परिवर्तन को रोकना भी था और CO2 की मात्रा में कटौती भी थी, दोनों ही था इसका। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन 27। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? अब क्योटो प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट था ये क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। रियो ये ब्राज़ील में पड़ता है। 1992 में यहाँ पे सम्मेलन हुआ था पृथ्वी सम्मेलन का। और जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में हुआ था। हमारा क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका सही ऑप्शन है, आपको भी शायद पता होगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल। आप ये यहाँ ध्यान रखेंगे कि 5 जून पर्यावरण दिवस हो गया, पर्यावरण 5 जून। 22 मार्च आपका जल दिवस हो गया, जल दिवस। और 22 अप्रैल आपका क्या हो गया? पृथ्वी दिवस, जो आपका राइट ऑप्शन है। और 16 सितंबर को आपको बताया गया था ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत दिवस। ठीक, आप इन सभी को याद रखेंगे। 29वां क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल। देखिए, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ओजोन मंडल दे सकता है, लेकिन आपको समताप मंडल ही लगाना है। सभी जानते हैं कि वायुमंडल की मुख्यतः 4 परत होती हैं, विक्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मंडल। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन है समताप मंडल। हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये तर्क शक्ति पर आधारित है। जैसे आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में अब डायरेक्ट फैक्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, इनडायरेक्टली पूछा जाता है, उसका निचोड़ पूछा जाता है। अब यही ट्रेंड चल रहा है इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आप इसका सही ऑप्शन बताइए। पृथ्वी पर जीवन अथवा वायुमंडल के लिए किसका रहना अत्यंत आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मानव जाति का, क्योंकि ये वनारोपण एवं वन संरक्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मधुमक्खियों का, क्योंकि यह संपूर्ण प्रकीर्णन का लगभग 70% पूर्ण करते हैं। प्रकीर्णन समझते हैं, बीजों का छिड़काव, यानी कि बीजों का छिड़काव बहुत रूप से होता है, जैसे जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, पशु पक्षियों द्वारा होता है, लेकिन इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो होता है मधुमक्खियों द्वारा होता है, जो पुंकेसर, स्त्रीकेसर परागण द्वारा नहीं पहुँचाते हैं, वही क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं उसको।
सी ऑप्शन है पशु एवं पक्षियों का, क्योंकि यह वायु एवं जल प्रदूषण नहीं फैलाते हैं इसका। तो ऑप्शन नंबर डी है पेड़ पौधों का, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण एवं वायुमंडल का उत्सर्जन करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बताइए आप सोच के। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आजकल इन्हीं का ट्रेंड चल रहा है। तो पृथ्वी पे भाई किसका रहना जरूरी है, सोच के बताओ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पेड़ पौधों का। तो देखो ऑप्शन नंबर ए क्यों कट जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान वनारोपण करता है, वनों उन्मूलन भी तो करता है, पेड़ों को काट देता है। देख रहे हैं बड़े बड़े जंगल नष्ट कर दे रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं। तो ये अगर मानव जाति ख़त्म भी हो जाएगी तो पृथ्वी पर जीवन पर कोई भी प्रभाव वायुमंडल पर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी मधुमक्खियों द्वारा। तो भाई 70% भले मधुमक्खियाँ करती हैं, लेकिन बाकी भी तो करते हैं। यदि वो नहीं होंगे तो फिर भी उनका प्रकीर्णन होता रहेगा, तो इनका भी ना रहने पे भी बराबर रूप से वायुमंडल बना रहेगा और जीवन बना रहेगा। पशु पक्षियों वाला क्यों गलत है। भाई पशु पक्षी भले से वायु और जल प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं, लेकिन ये नहीं रहेंगे तो उसके बाद भी जीवन बना रहेगा। ज़रूरी नहीं है नई नई जीव पशु पक्षियों का जन्म होगा। जैसे आप जानते हैं पहले डायनासोर वगैरह थे, लेकिन अब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका होगा सही, क्योंकि पेड़ पौधे यदि नहीं रहेंगे तो प्रदूषण बहुत बढ़ जाएगा। या तो ये हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं ये, तो प्रदूषण बढ़ जाएगा, ओजोन परत नष्ट हो जाएगी, जिससे क्या कहते हैं पृथ्वी पे वायुमंडल ख़त्म हो जाएगा। और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, इसी से पूरे जीव जंतु चल रहे हैं। मतलब पूरे पृथ्वी पर जो वायुमंडल और जीवन का जो है स्तर बनाए हुए है वो पेड़ पौधे हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी था। तो नमस्कार मेरे प्रिय प्रतियोगी विद्यार्थियों। तो हम अब आपसे विदा लेना चाहते हैं। इससे पहले आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमको आपकी प्रोत्साहन की ज़रूरत है। हमने इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया है, आशा है कि आपको ये ज़रूर उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद, नमस्कार।